हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में बच्चों क्लास 10th की जो भूगोल है उसके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है उसके जो 4 चैप्टर आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उसका जो कंटेंट है उसको देखेंगे। जो हम शॉर्ट में एक एक चैप्टर को उठाएंगे और उसके कंटेंट, जो भी उसके कंटेंट है, जिस तरह से वो चैप्टर जो समझाया गया है उसको हम देखेंगे। तो मे बी ये आपका जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा हो सकता है बच्चों, क्योंकि इसमें हमें जो पूरी जो ज्योग्राफी है हमारी उसको होल ज्योग्राफी कवर करना है। तो हमारे इस ज्योग्राफी वाले जो बुक है इसमें हमारे 4 चैप्टर आ रहे हैं। पहला है संसाधन एवं विकास, ठीक है। दूसरा है कृषि। तीसरा चैप्टर हमारा विनिर्माण उद्योग और चौथा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ठीक है। ये 4 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स में इवालुएट होंगे। बाकी जो ज्योग्राफी की 2 चैप्टर हैं, जल संसाधन एवं जो मिनरल्स वाला चैप्टर है, खनिज वाला, ये 2 जो चैप्टर है इसमें से आपका बोर्ड एग्जाम्स में कुछ नहीं आएगा, बस खाली मैप आएगा, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर में से जो मैप पूछा जाएगा सिर्फ वही पूछा जाएगा। इसके अलावा इनके ऊपर अलग से कोई 1 या नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपना पहला जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उस चैप्टर को समझते हैं, कंटेंट को समझते हैं। मैं फिर बोल रही, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसमें पूरी ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी जो हमारा जो पहला चैप्टर है उसको देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो वर्कशीट है या ये जो पीडीएफ है बच्चों, ये पीडीएफ अब्रार सर के द्वारा जो बनाई गई है, जिसको मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रही हूँ। तो अब्रार सर जो हैं वो लेक्चरर ज्योग्राफी हैं जो एडुडेल के लिए काम करते हैं और बहुत सारा जो सोशल साइंस का जो कंटेंट है वो निकालते हैं और बहुत सारे बच्चों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अपने नॉलेज के ज़रिए वो लोगों को, यानी बच्चों को काफ़ी अच्छे से तैयार करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है संसाधन एवं विकास, ठीक है। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो ये है कि संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है यानी कि भू संसाधन, मृदा के कितने प्रकार होते हैं, वो किस तरह बटे हुए हैं, भूमि किस तरह बदल रही है, उसका निम्नीकरण किस तरह हो रहा है और उसके संरक्षण के उपाय। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इस होल चैप्टर में पूछी जाएंगी। तो चलिए हम अपना जो भी पहला हमारा कंटेंट है वो देखते हैं। पहला है संसाधन, ठीक है। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन होते हैं जो हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या हमारे जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करते हैं, उन्हें हम संसाधन बोलते हैं, ठीक है। अब संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों के प्रकार में बच्चों उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह से संसाधन होते हैं, जैव और अजैव, ठीक है। जैव संसाधन जैसे कि जो जीवित चीज़ें होती हैं, सजीव, मनुष्य, प्राणी जगह, जानवर, जीव जंतु, ये सब जैव संसाधन में आएंगे। अजैव संसाधन जैसे कि धातुएं, चट्टानें जो निर्जीव हैं, ठीक है, इन्हें हम अजैव संसाधन बोलेंगे। ये उत्पत्ति के आधार पर हो गए। समाप्यता के आधार पर यानी कि जो जल्दी खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन जिनको आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, सौर ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन आदि। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो उनको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाते हैं और उनको बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, खनिज इत्यादि। ओके। फिर है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को व्यक्तिगत यानी किसी एक व्यक्ति का, जैसे उसका खेत हो गया या उसका कुआं हो गया, उसका खुद का है। सामुदायिक हो गया, जहाँ सब जा सकते हैं, जैसे कि पार्क, तालाब, खेल का मैदान। राष्ट्रीय जैसे कि जो खनिज जहाँ पर हमारे निकल रहे हैं या हमारे देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन जो हैं वो सब राष्ट्रीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय खुले महासागर, ठीक है, खुले महासागर जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अब है विकास के स्तर के आधार पर। तो संभाव्य जो प्रदेश में उपलब्ध है यानी कि जो हमारे देश में उपलब्ध है परंतु इनका प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे कि राजस्थान में पवन ऊर्जा और गुजरात में सौर ऊर्जा, ठीक है। अब है विकास के स्तर पर। तो विकास के स्तर पर संसाधन हो गए संभाव्य, यानी कि जो किसी देश में उपलब्ध हैं लेकिन उनका अभी प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे कि राजस्थान में पवन ऊर्जा और गुजरात में सौर ऊर्जा। ओके। विकसित संसाधन वो होते हैं जिनका हमें पता चल चुका है और उनकी गुणवत्ता व मात्रा तथा उपयोगिता निर्धारित की जा चुकी है कि कहाँ पर कितने संसाधन हैं, उनको निकालना है। भंडार यानी कि
पर्यावरण में उपलब्ध हैं, परंतु इनके प्रयोग के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिनसे कि हम उन संसाधनों का उपयोग कर सकें। चौथा है संचित कोष। ये भंडार का ही हिस्सा होता है। इनके निकट भविष्य में शीघ्र ही उपयोग की संभावना होती है। यानी कि हमें पता होता है कि संसाधन है और इसको जो है हमें पता है कि हम निकट भविष्य में आने वाले टाइम में इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद है संसाधनों के पतन के क्या कारण है, क्यों संसाधनों में कमी हो रही है। लालच, लोगों में बहुत ज़्यादा लालच है, वन काट रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संसाधनों का कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा हो जाना, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, विश्व शांति को इससे खतरा हो रहा है और हमारी पृथ्वी का भविष्य जो है वो खतरे में हो रहा है। सिर्फ पृथ्वी का ही नहीं, देखिए हम सब पृथ्वी पर रहते हैं तो हम सबका मानव जाति जो है वो खतरे में है। उसके बाद है संसाधन नियोजन। क्या होता है? संसाधन नियोजन का मतलब होता है जो भी आपके देश में संसाधन हैं उस संसाधनों की पहचान करना, उनके लिए योजनाएं बनाना, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ताकि आप उन संसाधनों का यूज़ कर सकें, विकास की योजनाएं बनाना और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना कि आप लोगों को इन संसाधनों का ठीक तरीके से उपयोग करना है ताकि ये वक्त से पहले ख़त्म ना हो जाए। संसाधनों का संरक्षण क्यों और कैसे किया जाना चाहिए? तो संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? ताकि आर्थिक समस्याएं पैदा ना हो, भविष्य के लिए, पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन मौजूद रहे, पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, विश्व शांति की स्थापना हो सके। ठीक है, और इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं सतत पोषणीय विकास के तहत, लोगों में जागरूकता फैला के, प्रतिस्थापनों का उपयोग करके और पुनः चक्रण करके हम इन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब है हमारा भू संसाधन। भू मतलब लैंड, ठीक है, रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज। तो हमारी जो ज़मीन है वो कितने भागों में बटी हुई है? तो आप यहाँ देखेंगे एक पाई चार्ट बना रखा है, उसमें आप देखेंगे कि जो पर्वत हैं ये 30% पर्वत हैं। आप देखिए 43% जो है भारत में मैदान है और 27% जो है वो पठार है। ठीक है, इस पाई चार्ट के तहत आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब उन भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों में हो रहा है? तो वनों के लिए 23% भूमि आरक्षित है। गैर कृषि कार्यों में जो भूमि हो रखी है वो है 6%, जिसमें कारखाने, सड़कें और बस्तियां शामिल हैं। बंजर भूमि जो है, जो व्यर्थ है हमारे लिए, वो 5% है। चारागाह वाली जो भूमि है वो 4%। वनों के लिए अंतर्गत जो फल और फूलों के बाग हैं उसमें 4%। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि यानी कि 5 वर्षों से जो अधिक बेकार हो जाती है वहाँ पर वो भूमि, वो 4% है। और प्रति भूमि जो 1 वर्ष से कम छोड़ी हुई भूमि जो है वो है 3%। ठीक है, इसके अलावा केवल बोया गया क्षेत्र यानी कि जिस पर फसल बोई गई है वो है 46%। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही है जहाँ पर फसल उगाई जा रही हैं, मौजूद टाइम पे वहाँ पर फसल उग रही है। भूमि का निम्नीकरण जो है वो हो रहा है आजकल, तो वो किस वजह से हो रहा है, कारण बताने हैं। तो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है जो मानव क्रियाएं कर रहा है। बहुत ज़्यादा पशुचारण करा रहा है, वनों को काट रहा है, जिसकी वजह से मानवीय क्रियाओं की वजह से खनन कर रहा है, जिसकी वजह से वनों का जो भूमि का निम्नीकरण है वो हो रहा है। अत्यधिक सिंचाई कर रहा है, सीमेंट के लिए व निर्माण कार्य के लिए पत्थर को तोड़ रहा है, पीस रहा है। और तीव्र औद्योगिकरण यानी टेक्नोलॉजी और जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं उसके तहत भी जो हमारी भूमि है उनका निम्नीकरण हो रहा है। इसके 2 पॉइंट और हैं, शहरी कचरा व रसायन जलभराव के कारण और नगरीकरण के यानी कि शहर जो बस रहे हैं उसके कारण। अब मृदा जो है वो कैसे, उसको बनने में काफ़ी समय लगता है। तो जो मृदा बनती है वो उसके जो कारक हैं, जिस फैक्टर्स जिससे वो बनता है, तो भू आकृति, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति और समय, इन सारी चीज़ों से मृदा जो है वो बनके तैयार होती है। अब सबसे पहले जो मृदा जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, जलोढ़ मृदा। तो वो कहाँ पाई जाती है? आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में। उसके अलावा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियां हैं, मतलब नदियां जो हैं वो ये मिट्टी लेके आती हैं, जिससे कि वो पूरा जो क्षेत्र है, इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ है। खादर और बांगर, इसको 2 भागों में बांटा गया है जलोढ़ मिट्टी को, खादर और बांगर। ठीक है, चावल व गेहूं के लिए ये जो मिट्टी है सबसे अच्छी होती है। फिर आते हैं काली मिट्टी में। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। लावा जनक शैलों से बनती है
और ये कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन के पठारों में, स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। नमी धारण की क्षमता करने की, नमी को यानी कि मॉइस्चर को अपने अंदर लेने की इस मिट्टी के अंदर जो क्षमता है बहुत ज़्यादा है। उपजाऊ मिट्टी है, परंतु भीगने पर ये थोड़ी चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लैटेराइट मिट्टी पे। लैटेराइट मिट्टी जो है वो भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन क्रिया द्वारा बनती है। ठीक है, ये कम उपजाऊ होती है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। ये चाय व कॉफ़ी की खेती के लिए अच्छी होती है। अब है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा जो है लाल और भूरे रंग की होती है, थार मरुस्थल में पाई जाती है, अनउपजाऊ होती है और नमकीन और रेतीली होती है। ठीक है, लवणीय और रेतीली होती है। अब है लाल व पीली मिट्टी। दक्कन के पठारों के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। इनका रंग जो है वो लाल रंग जो है वो लौह धातु के कारण होता है और पीला रंग जल योजन के कारण होता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर ये स्पेशली पाई जाती हैं। अब है वन की मिट्टी। पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, कण इसके मोटे होते हैं और ह्यूमस नहीं होती इन मिट्टी में। ओके, अब इन मिट्टियों का मृदा अपरदन जो है वो किस तरीके से हो रहा है? पवन, जल, हिम नदी द्वारा, यानी कि नदी के द्वारा जो है मिट्टी का मृदा अपरदन किस तरह हो रहा है? वनोन्मूलन हो रहा है, हम जो वन काट रहे हैं उससे क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। अति पशुचारण हो रहा है क्योंकि घासें खत्म हो जाती हैं इसकी वजह से। अधिक खनन हो रहा है और निर्माण कार्य हो रहा है जिसकी वजह से मृदा अपरदन बढ़ रहा है। इसके उपाय क्या क्या हैं? मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या क्या हैं? समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा इसको बचाया जा सकता है। मेड़बंदी बनाकर, सीढ़ीदार कृषि करके, रक्षक मेखलाएं बनाकर और पशुचारण पर रोक लगा के हम मृदा अपरदन होने से मिट्टी का रोक सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। जो हमने कंटेंट, जो मेन चीज़ें हैं वो बता दी हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा चैप्टर है इस बुक का, जल संसाधन, ये हमारे बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चन के उसमें नहीं आएगा, यानी कि 1 मार्क्स 3 नंबर और 5 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसका सिर्फ जो मैप है वो आएगा, मैप आइटम जो है बस वो आएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम छोड़ते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है कृषि। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये पूरा चैप्टर आएगा। तो इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में कृषि का क्या महत्व है। क्योंकि भारत में कृषि जो है वो 2/3 लोगों द्वारा अभी भी उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, इसलिए कृषि की महत्ता बढ़ जाती है। समस्त लोगों को खाद्यान्न उत्पन्न कराने के लिए जो कृषि, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर जो कृषि में लगे लोग हैं वो भी ज़्यादा हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करती है और देश के औद्योगिकरण का आधार तय करती है। कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जीवन निर्वाह कृषि। वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? ये कृषि की अति प्राचीन स्वरूप है जो आज भी कुछ क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें क्या होता है, जो भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसी पे खेती की जाती है और उत्पादकता जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बस इतनी होती है कि आपका जीवन यापन चलता रहे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जोर नहीं दिया जाता कि हमें खेती करके उसे बाज़ार में बेचना है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ जीवन जो है वो निर्वाह होता रहे, चलता रहे, इतनी खेती इसमें की जाती है। और ये जो खेती है ये की जाती है स्पेशली उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम खेती, या मणिपुर में पलामू और छत्तीसगढ़ में अंडमान में से दीपा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ जाती है गहन जीविका कृषि। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है इस कृषि पर, इसीलिए इस कृषि में छोटे लैंड पर ही ज़्यादा उत्पादकता बढ़ाने के लिए बार बार कृषि की जाती है। यानी कि छोटे से लैंड पर ही बार बार उत्पादन करना की कोशिश की जाती है और वर्ष में कई कई फसलें इन ज़मीन पर उगाई जाती है। इसे हम कहते हैं गहन जीविका कृषि। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि जो है इस प्रकार की कृषि को का मुख्य उद्देश्य होता है बाजार के लिए उगाना, यानी कि इतना उगाना कि आप बाजार में उसे बेचें और उससे मुनाफा कमा सकें। ठीक है, इस कृषि में एकल फसल अधिक उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में कृषि लागत अधिक होती है, फसल को बेचकर लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। अब है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी जो है वो
इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक वाणिज्यिक कृषि एक तरह से आप कह सकते हैं। वाणिज्यिक का मतलब है कि इसमें जो भी कृषि जो भी उत्पादकता हो रही है उसको बाजार में ही बेचा जाता है और बहुत बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र में इसकी जो कृषि होती है वो की जाती है। अब हम आते हैं शस्य प्रारूप, यानी कि कौन कौन सी फसलें कब उगाई जाती हैं, किस महीने में काटी जाती हैं, उनको क्या कहते हैं। तो जो रबी फसलें हैं वो अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मई जून तक काट ली जाती हैं। रबी फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, आलू। ठीक है। खरीफ फसलें होती हैं जो कि जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। तो ये हो गई चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ज्वार, कपास, अरहर, मूंग, उड़द, जूट, सोयाबीन। ठीक है, ये हो गई खरीफ फसलें। अब आती हैं जायद फसलें। जायद फसलें कौन सी होती हैं? जो कि मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और मई जून तक काट ली जाती हैं। ये होती है जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, चारा, सब्जियां इत्यादि। अच्छा, अब हम आते हैं मुख्य फसलों की थोड़ी सी उनकी स्पेशल बातें कर लेते हैं कि चावल के कहाँ उगते हैं और किस मिट्टी में उगते हैं या क्या उसके लिए चाहिए। तो जैसे चावल है, चावल जो है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। इसके लिए वर्षा अधिक होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा मतलब बहुत ही कम है, लेकिन इसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है। उर्वरक व कीटनाशक चाहिए होते हैं, सस्ता श्रम चाहिए होता है और इन राज्यों में चावल की खेती होती है। ठीक है, राज्य यहाँ लिखे हुए हैं। गेहूँ, गेहूँ बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और खिली धूप में भी आराम से हो जाएगी, क्योंकि चावल खेती के लिए ज़्यादा तेज़ धूप चाहिए, लेकिन गेहूं की खेती के लिए कम धूप में भी इसकी खेती की जा सकती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा में हो जाएगा और सस्ता श्रम, उर्वरक व कीटनाशक और इन राज्यों में गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। गन्ना, गन्ना जो है उसके लिए टेम्परेचर होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। कम वर्षा तो सिंचाई की व्यवस्था होती है। उपजाऊ जलोढ़ व काली मिट्टी में होती है और इन राज्यों में एक गन्ने की खेती की जाती है। चाय, चाय के लिए उष्ण व एवं उपोष्ण जलवायु की फसल होनी चाहिए। जीवाश्म युक्त गहरे अच्छे जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ष भर पाला रहित नम जलवायु होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए और सस्ता श्रम। और जो चाय है उसकी खेती असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल में मुख्य रूप से की जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ फसल दे रखी है और फसल के आगे उसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो दे रखे हैं। जैसे कि मक्का जो है भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। कॉफ़ी कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में। रबड़ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुख्यतः उगाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी के सुधार आए हैं जिससे कि जो कृषि है उसको बेहतर किया गया है। तो जोतों की चकबंदी की गई है। चकबंदी का मतलब होता है जो छोटे छोटे लैंड है उसको लेकर एक बड़े लैंड पर खेती की जाती है। जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया है। भूमि की हदबंदी करी गई है। भूमि सुधार कानूनों का निर्माण किया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तकनीकी सुधार। ठीक है, तकनीकी सुधार में हम देखते हैं कि सिंचाई की जो सुविधा का विस्तार किया गया है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसे पैकेज लाए गए हैं। फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। किसानों को दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की जानकारी दे दी जाती है। न्यूनतम सहायता मूल्य निर्धारण किया गया है। लाभदायक खरीद मूल्य का निर्धारण किया गया है। तो मतलब किसानों के हित में काम किए गए हैं जिससे कि कृषि के पैदावार को और अच्छा किया जा सके। भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या हैं? क्योंकि देखिए भारतीय कृषि जो है वो मॉनसून पर निर्भर करती है। मॉनसून जैसा आएगा उसी हिसाब से कृषि जो है वो पैदावार होती है। अनियमित मॉनसून पर कृषि की पैदावार पर उसका असर पड़ता है। निम्न उत्पादकता, वित्तीय संसाधनों की कमी हो जाती है, पैसा उतना नहीं है किसानों के पास, भूमि सुधारों का अभाव है और बहुत बेरोजगारी भी है। ठीक है, जहाँ पर 2 लोग चाहिए वहाँ पर 5 लोग लगे पड़े हैं काम में, तो बहुत ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो है। भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। आपदाएं बहुत आती हैं, कभी सुनामी तो कभी बाढ़, कभी भूकंप, बहुत ज़्यादा। और किसानों की कर्जदारी, किसानों के ऊपर बहुत कर्ज है। कृषि जो है वो हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देती है? तो कृषि
की जो 63% जनसंख्या जो है वो कृषि से ही उनकी आजीविका होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय अगर हम देखें हमारे जो जीडीपी है उसमें 4% का ही योगदान देते हैं। और भारत के औद्योगिकरण का आधार क्या है? कृषि है। कृषि में रोजगार घटने के क्या कारण हैं? सिंचाई योजनाओं, मंडियों व यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी की कमी के कारण, कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने के कारण, पर्याप्त पूंजी का अभाव, आर्थिक सहायता में कटौती और किसानों को पर्याप्त आय का ना होना। ठीक है, इसके कारण कृषि में रोजगार घटने के कारण बढ़े हैं। अब आते हैं आधुनिकीकरण के उपाय। तो हम किस तरीके से कृषि में आधुनिकीकरण ला सकते हैं? हम जो कृषि अनुसंधान परिषद और जो कृषि विश्वविद्यालय उनकी स्थापना की जा रही है। पशु चिकित्सा सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र खोले जा रहे हैं, बागवानी का विकास किया जा रहा है, मौसम विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जा रही है और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कृषि चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है, लेकिन इसका मैप आइटम आएगा। ठीक है, इसका कंटेंट से कोई भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा। तो सिर्फ हमें इसका क्या करना है, इसका सिर्फ मैप आइटम जो है वो ही याद करके जाना है। इससे रिलेटेड मैप की ही प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हमारा जो अगला चैप्टर है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। तो इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं, इसके क्या क्या हैं। विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलना और उसकी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। ओके, इसका क्या महत्व है? कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक देता है, रोजगार प्रदान करता है, कृषि पर से निर्भरता को कम करता है, क्योंकि उद्योग होंगे तो लोग कृषि की तरफ से हटकर उद्योगों की तरफ काम करने जाएंगे। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है, वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास का मुख्य आधार ये विनिर्माण उद्योग ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, किस तरीके से हैं? तो कृषि पर आधारित उद्योग कृषि पैदावार को बढ़ाते हैं, उन्नत यंत्र, खाद्य, उर्वरक बनाकर कृषि का आधुनिकीकरण करते हैं, और उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर ही करता है। ठीक है, उद्योग का विकास और प्रतिस्पर्धा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है, उद्योग उत्पादन प्रक्रिया को सक्षम बनाते हैं। तो ये उद्योग और कृषि को एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि उद्योगों के लिए कृषि ज़रूरी है क्योंकि कृषि कच्चा माल देता है, और कृषि में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो उद्योगों से आती है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब अगला है उद्योग में आवश्यकता, यानी आत्मनिर्भरता या प्रतिस्पर्धा। तो उद्योगों को अधिक सक्षम और कंपटीशन होना चाहिए। अब केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, उद्योग के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर होने चाहिए, यानी कि उद्योग जो है हमारे वो इंटरनेशनल लेवल के होने चाहिए, और इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का कितना योगदान है? देखिए, कृषि के बारे में हमने बात की थी तो वो 4% देता है, और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जो उद्योग है वो 17% का, यानी 17% का योगदान देते हैं। औद्योगिक विकास के लिए राष्ट्रीय निर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। रोजगार में वृद्धि करना, विदेशी मुद्रा प्राप्त करना और आवश्यकताओं का समान बनाना, ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान है। अब उद्योगों के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हम अगर हमें कोई इंडस्ट्री लगानी हो तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो उसके लिए हमें कच्चा माल चाहिए, बाजार चाहिए, परिवहन के साधन चाहिए, शक्ति के साधन चाहिए, पूंजी चाहिए, सस्ता श्रम चाहिए, सरकार की नीति चाहिए और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चाहिए। इन सब के द्वारा हम एक अच्छा उद्योग लगा सकते हैं। औद्योगिकरण और नगरीकरण। उद्योग से क्या होता है? जहाँ पर उद्योग बसते हैं वहाँ नगरीकरण भी साथ साथ चलते हैं। नगरों के आसपास उद्योग समूह बचत प्राप्त करते हैं, क्योंकि गांव में आप देखेंगे उतनी इंडस्ट्रीज नहीं होती जितनी शहरों में होती है। ठीक है, तो उद्योग नगरों के विकास को बढ़ावा देते हैं। अब उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो उद्योगों का वर्गीकरण जो है वो अगर हम देखें तो आधारभूत उद्योग, ठीक है, और उपभोक्ता उद्योग, भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग।
कच्चे माल के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। ठीक है, ये 4 आधार पर इंडस्ट्री जो है बांटी गई है। पूंजी के आधार पर यानी पैसे के आधार पर अगर हम देखें तो उद्योग होते हैं लघु कुटीर उद्योग जो कि छोटे लेवल पे होते हैं, मध्यम उद्योग जो कि मिडिल, थोड़ा पैसा लगा के आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और वृहद उद्योग मतलब बहुत बड़ा, बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज़मीनें चाहिए, बहुत इंडस्ट्री चाहिए और बहुत ज़्यादा श्रम चाहिए, तो वो हो गए वृहद उद्योग। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर होंगे सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। सार्वजनिक उद्योग मतलब जो लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। निजी उद्योग जो यानी कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या समूह द्वारा चलाए जाते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, जैसे कि रिलायंस वगैरह। संयुक्त उद्योग हो गए जिसमें गवर्नमेंट और जो प्राइवेट लोग हैं दोनों मिल के काम करते हैं, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है वो संयुक्त उद्योग के उदाहरण है। अब आते हैं हम हमारे उद्योगों पर, यानी कि हमारे जो उद्योग हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में सूती वस्त्र का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इसका जो सेटअप है इंडिया में वो गुजरात व महाराष्ट्र में स्थापित है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा विकसित है। कपास की उपलब्धता, परिवहन, बाजार, सस्ता श्रम, ये सब इसके लिए चाहिए। काली मिट्टी सबसे पहले चाहिए। भारत जो है वो जापान को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, पूर्वी यूरोप, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, इन सब जगह अपना सूती वस्त्र का जो निर्यात है वो करता है। सूती वस्त्र उद्योग बुनकरों व अनेक लोगों को रोजगार भी देता है। भारत कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 4% सूती वस्त्र उत्पादित करता है, यानी कि जितने भी विश्व में जो सूती वस्त्र उत्पादन हो रहा है उसका 4% का जो व्यापार है वो सिर्फ अकेले भारत ही करता है। उसके बाद समस्याएं क्या क्या है हमारे सामने एक सूती वस्त्र उद्योग की जो समस्याएं हैं कि वो ये पुराना उद्योग है। ठीक है, एक पारंपरिक उद्योग है। अच्छी कपास नहीं उपलब्ध होती है, मशीनरी पुरानी है, पूंजी का अभाव है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जो आर्टिफिशियल कपड़े हैं जिनमें चमक ज़्यादा होती है उसके मुकाबले भारत नहीं टिक पा रहा है, और जो भारत की लागत अधिक है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, और उत्पादन कम है। ठीक है, अब आते हैं पटसन उद्योग। तो भारत में पटसन उद्योग जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उत्पादक देश सबसे बड़ा भारत है, लेकिन निर्यात जो करता है वो सबसे बड़ा बांग्लादेश है। भारत का 70% जो पटसन है वो अकेले पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में उगाया जाता है। और हुगली नदी के किनारे स्थित होने के क्या कारण है पटसन उद्योग के? क्योंकि यहाँ पर पटसन उत्पादक क्षेत्र की निकटता है, सस्ता जल परिवहन है, सस्ता श्रम है, पर्याप्त जल है, पर्याप्त पूंजी है। कलकत्ता जो पोर्ट है वो पास में ही है, इसलिए यहाँ पर पटसन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं पटसन उद्योग की? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो आर्टिफिशियल कपड़े हैं उनकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बाजार में पटसन उद्योग की निरंतर जो मांग है वो घट रही है। विश्व स्तर पर बांग्लादेश, फिलीपींस, ब्राज़ील, थाईलैंड व जो इजिप्ट हैं ये हमें बहुत तगड़ी कंपटीशन दे रहे हैं भारत को। और सन 2005 की जो पटसन नीति है और विश्व स्तर पर बढ़ती जागरूकता ने पटसन उद्योग को दोबारा से जीवित किया है। यह उद्योग पर्यावरण के अनुकूल व पर्यावरण का मित्र कहलाता है। अब आते हैं चीनी उद्योग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो भारत विश्व में चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान और गुड़ एवं खांडसरी से जो चीनी बनाने का जो तरीका है उसमें प्रथम स्थान पर आता है। भारत का अधिकांश चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में ही है। गन्ने में सुक्रोज की अधिक मात्रा, सरकारी नीति, जलवायु तथा पर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र जो है वो अब चीनी उद्योग में आगे बढ़ रहा है। तो चीनी उद्योग की क्या चुनौतियां हैं? कम समय के लिए होना, परिवहन ना होना, पुरानी तकनीक, सरकार जो है उतना ध्यान नहीं दे रही है इस कृषि की तरफ, फसल की बढ़ती लागत और राजनीति का शिकार होने की वजह से जो चीनी उद्योग है उसके सामने हमारे सामने ये चुनौतियां हैं। अब हम आते हैं लोहा इस्पात इंडस्ट्री पे। तो एक ये आधारभूत उद्योग है क्योंकि कोई भी मशीनरी बनाने के लिए हमें लोहा इस्पात की ज़रूरत पड़ती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, मैंगनीज आदि कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। भारी उद्योग होने के कारण इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल के केंद्रों के निकट ही करनी पड़ती है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग छोटे नागपुर के पठार पर भी केंद्रित है। ठीक है, चुनौतियाँ क्या क्या है?
बहुत ज़्यादा लागत लगती है इस काम को करने में, कोयले की सीमित उपलब्धता है, श्रमिक बहुत कम है, ऊर्जा की अनियमितता है और अविकसित अवरचना के कारण लौह इस्पात उद्योग जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। अब इससे प्रदूषण किस किस तरह के होते हैं इंडस्ट्री से? देखिए, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, तापीय प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, ये सारे प्रदूषण जो है वो इंडस्ट्री से होते हैं। अब पर्यावरण को ठीक करने के कौन कौन से उपाय हैं, जो रोकथाम है जिससे कि पर्यावरण का निम्नीकरण रोका जा सकता है? तो वो है जल का कम से कम प्रयोग करना और दोबारा से रीयूज करना, वर्षा जल को इकट्ठा करना, जल का शोधन करना, स्वच्छ ईंधन का प्रयोग को सीमित करना, नवीन व आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों का उचित निपटारा किया जाए जिससे कि वो प्रदूषण का कारण ना बने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा विनिर्माण उद्योग भी कंप्लीट होता है। अब हमारा जो आखिरी जो चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये भी पूरा चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। तो अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं में जो परिवहन के जो विभिन्न तरह के साधन हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो विषय वस्तु जो है ये देख लीजिए, ये विषय वस्तु है हमारी। ठीक है, अब हम आते हैं परिवहन तथा संचार। परिवहन, संचार तथा व्यापार किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं? जैसे कि अभी मैंने पढ़ा था, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। उसी तरीके से परिवहन, संचार और व्यापार का उद्योग एक दूसरे से कैसे पूरक हैं? देखिए, जब आपने व्यापार में कुछ काम किया, कुछ माल तैयार किया, उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए परिवहन की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों, कुछ समय पहले तक व्यापार तथा परिवहन की सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के आ जाने से व्यापार परिवहन के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आज सक्षम परिवहन और संचार के कारण ही व्यापार का विस्तार हुआ है। सारा संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित, मतलब बहुत विश्व और शहर कह लीजिए, गांव सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। इसलिए परिवहन और संचार एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा अगला पॉइंट है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन उत्तम क्यों है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए बच्चों। देखिए, सब इसको तो आप बना के भी कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। सड़कें उबड़ खाबड़ होती हैं, भूमार्गों पर बनाई जा सकती हैं, लेकिन रेल जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बनाए जा सकते। वहाँ के लिए आपको सड़कें ही बनानी पड़ेंगी। ठीक है ना। और जो रेल होती है उसमें पैसा बहुत लगता है, जबकि सड़कों में पैसा उतना नहीं लगता है। कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तुओं के लिए सड़कें अच्छी होती हैं। घर घर तक सड़कों की पहुंच होती है। अन्य परिवहन के साधनों के लिए सड़क एक कड़ी का काम करता है और अधिक ढाल वाले पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भी सड़कें ही बनाई जाती हैं। सड़कों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? यानी कि राष्ट्रीय महामार्ग। ठीक है, इसमें एक स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है वो बनाया जा रहा है, यानी कि दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से और चेन्नई को कोलकाता से। यानी कि जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये चेन्नई है और ये कोलकाता है। तो इसको ऐसे करके एक कनेक्ट किया जा रहा है, एक रूट बनाया जा रहा है जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग बोला जाएगा, जिसमें चारों जो महानगर हैं भारत के उसको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है पूर्व पश्चिम गलियारा। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो इस तरीके से होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा है, मैं आपको बस ऐसे समझा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा उतना अच्छा नहीं बना होगा भारत का नक्शा। तो यहाँ से पूरब से पश्चिम को कनेक्ट करना और उत्तर को दक्षिण से कनेक्ट करना, ये गलियारे बोले जा रहे हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा, इसको कनेक्ट करने का जो एक प्रपोजल है वो चीज़ें राष्ट्रीय महामार्ग के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है राज्य महामार्ग। ये राज्यों की राजधानियों को जोड़ता है। राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग इसकी देखभाल करता है। जिले की सड़कें जिले के प्रशासनिक केंद्र को जोड़ती हैं और जिला परिषद इसकी देखरेख करती है। सीमावर्ती सड़कें जो होती हैं देश की सीमाओं पर होती हैं और सीमा सड़क संगठन इनकी देखभाल करता है। उसके बाद है ग्रामीण सड़कें, गांव के पास के शहरों को कस्बों से जोड़ती हैं। आजकल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद है भारत में सड़क घनत्व कितना है?
तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। ठीक है, इधर से 100 किलोमीटर, इधर से 100 किलोमीटर, इधर से 100 किलोमीटर, इधर से 100 किलोमीटर, तो ये हो गया प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, इसे सड़क घनत्व बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर में सबसे कम 10 किलोमीटर और केरल में सबसे अधिक 375 जो है किलोमीटर सड़क घनत्व पाया जाता है। भारत में सड़कों की समस्याएं क्या क्या हैं? मांग के अनुसार कम है, वर्षा ऋतु में खराब हो जाती हैं, सड़कों पर जाम बहुत लगता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और पुल या सुरंग बहुत पुरानी होती हैं, जिसकी वजह से जो हादसे होने के जो डर हैं वो बने रहते हैं। अब आते हैं रेल परिवहन पे। रेल परिवहन का उत्तम क्यों है? लंबी दूरी के लिए, अधिक सामान के लिए रेल परिवहन अच्छा होता है। परिवहन का सस्ता साधन भी है। मतलब रेल बहुत ज़्यादा, रेल में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता और सुविधाजनक भी होता है। रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भू आकृति, ज़मीन कैसी है, उबड़ खाबड़ है तो वहाँ पर रेल मार्ग बनाना मुश्किल होगा। पैसा बहुत लगता है, मशीनें और रेलवे ट्रैक, रेल बनाने में, कोच बनाने में, इन सब चीज़ों में बहुत पैसा लगता है। सरकार से हर चीज़ की परमिशन लेना, प्रशासकीय कारक भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तरी मैदान में, समतल भूमि में, संपन्न कृषि, सघन जनसंख्या, इन क्षेत्रों में रेल मार्ग बनाना जो है अधिक सक्षम है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर रेल मार्ग बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल की समस्याएं। लोग बहुत ज़्यादा बिना टिकट की यात्रा करते हैं, अनावश्यक रूप से वो जंजीर खींच लेते हैं, जिससे कि ट्रेनें रुक जाती हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं। आवश्यकता से कम है, यानी कि जितनी जनसंख्या है उसके मुकाबले रेलें कम हैं। भीड़ भाड़ व गंदगी बहुत है, सुविधाओं का अभाव है और आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं, जिससे कि रेल मार्ग की समस्याएं हैं। स्वतंत्रता के बाद रेल मार्ग में क्या प्रगति हुई है? दोहरे मार्ग का निर्माण हुआ है, विद्युतीकरण यानी बिजली आई है, सिग्नल प्रणाली में सुधार हुआ है, कंप्यूटराइजेशन हो गया है, सुविधाओं का विकास हुआ है और क्षमताओं का विकास हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो रेल का जो नेटवर्क है भारत में सुधरा है। पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन में क्या होता है? इसके माध्यम से हम पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सारी जो सुविधा है इन पाइपलाइन के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब ठोस खनिजों को भी हम तरल पदार्थ बनाकर पाइपलाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ये सुरक्षित व सुविधाजनक है, रखरखाव की लागत भी कम है और वाहन वगैरह की देरी की वजह से इसमें रुकावट भी नहीं आती, क्योंकि ज़मीन के नीचे होती है। प्रमुख पाइपलाइनें कौन कौन सी हैं? HVJ, ठीक है, पाइपलाइन, गुवाहाटी बरौनी कानपुर पाइपलाइन और गुजरात से सलाया, ये 3 रूट की पाइपलाइन हैं जो भारत में मुख्य रूप से एक्टिव हैं। जल परिवहन। जल परिवहन भारत में जो है वो 3 तरह के जो हैं हमारे जो जल परिवहन है। पहला है राजमार्ग। जल राजमार्ग जो पहला है वो है हल्दिया से इलाहाबाद तक। ठीक है, राजमार्ग दूसरा है हमारा सदिया से धुबरी तक और राजमार्ग तीसरा है हमारा कोट्टापुरम से कोलम तक। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा बच्चों आपको, ये 3 हमारे जल राजमार्ग हैं। उसके बाद हम आते हैं समुद्री जल परिवहन। तो हमारे 12 प्रमुख पोर्ट हैं। ठीक है, आपके जो मैप आइटम है इसमें से काफ़ी आता है और हमारे जो वर्कशीट्स आई थी उसमें जब मैप आइटम्स आए थे तो उसमें 12 पोर्ट और कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में बताया गया था, जो कि हम फिल कर चुके हैं और मेरे चैनल पे आप उसकी प्लेलिस्ट में मैप आइटम में जाके वो वर्कशीट आप देख सकते हैं। तो 12 प्रमुख पतन है और 1071 यानी 1071 छोटे व मध्यम पतन है। ठीक है, समुद्री मार्ग के लिए होता है, व्यापार के लिए होता है ये। प्रमुख पतन कौन कौन से हैं भारत के? कांडला गुजरात में, कांगला लिखा हुआ है, कांडला होगा, ये गुजरात में है। मुंबई जवाहरलाल नेहरू, ये भी मुंबई के पास है। मार्मा गोवा में है। न्यू मैंगलोर जो है कर्नाटक में। कोच्चि केरल में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। हल्दिया ये जो है वेस्ट बंगाल में। पारादीप उड़ीसा और कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। वायु परिवहन।
वायु परिवहन जो है उसकी खास बात यह है कि कम समय में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, सुविधाजनक बहुत होता है। अगर जो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पर वायु परिवहन का ही सहारा लिया जाता है। विपत्ति के समय सबसे ज़्यादा जो वायु परिवहन है वही काम आता है और बहुत लंबी दूरी को कम समय में भी वो पूरा कर लेता है और एक तीव्र साधन है। संचार के साधन कौन कौन से हैं? सार्वजनिक साधन जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि दूरदर्शन, रेडियो, उपग्रह संचार, समाचार पत्र, सिनेमा आदि। निजी साधन होते हैं हमारे, जैसे कि फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल, ठीक है। प्रथम श्रेणी की डाक होती है, जैसे पार्सल, निजी पत्र या तार। द्वितीय श्रेणी की डाक होती है किताबें, रजिस्टर्ड पैकेट, समाचार पत्र और मैगजीन इत्यादि, ठीक है। ये हमारे संचार के साधन हो गए। इसके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम देखेंगे किसी राष्ट्र के साथ आर्थिक विकास का बैरोमीटर क्या होता है? व्यापार होता है, यानी कि आप अपने देश का दूसरे देश के साथ कैसे व्यापार कर रहे हैं, उसी से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पता चलती है कि एक देश दूसरे देश के साथ किस तरह से आर्थिक व्यवस्था बैठाता है। आर्थिक निर्यात के दो घटक हैं, आयात निर्यात दो घटक हैं। आयात में क्या होता है, हम सामान बाहर से मंगवाते हैं और निर्यात में हम सामान जो है वो अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं। आयात निर्यात का संतुलन व्यापार कहलाता है। यदि निर्यात मूल्य अधिक और आयात मूल्य कम है तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। यदि आयात मूल्य अधिक और निर्यात मूल्य कम है तो असंतुलित व्यापार संतुलन कहलाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके देश में सामान बाहर से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपके देश में उन चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, और अगर आप सामान बाहर भिजवा रहे हैं इसका मतलब आपके देश में व्यापार जो है वो आपके अनुकूल है और आप अपने देश में अच्छा प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का कर रहे हैं और वो बच रहा है तो आप उसे दूसरे देशों में यूज़ के लिए भेज रहे हैं, जिससे कि उससे आपको मुनाफा हो रहा है। प्रमुख निर्यात की हुई वस्तुएं कौन सी होती हैं? जैसे कि हम जो निर्यात करते हैं वह है रसायन और खनिज, अयस्क, रत्न व जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, कपड़े आदि। जो हम आयात करते हैं वो चीज़ें हैं पेट्रोलियम, मोती, बहुमूल्य रत्न, कोयला, अकार्बनिक रसायन, मशीनरी इत्यादि। अब पर्यटन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि पर्यटन हमारे देश की जीडीपी में क्या रोल प्ले करता है, या पर्यटन का जो है वो आजकल इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा हुआ है। तो टूरिज्म, ठीक है, तो आमोद प्रमोद के लिए की गई यात्रा पर्यटन है। पर्यटन 150 लाख लोगों को काम देता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है, स्थानीय हस्तकला व संस्कृति को बढ़ाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संस्कृति विरासत को विकसित करता है। राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर व दक्षिण भारत के मंदिर भारत के पर्यटन के प्रमुख स्थल